हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो अब आज शुरू करते हैं अपनी हेडलाइन ऑफ द डे सीरीज को, जो है 22 जुलाई की। आज 22 जुलाई में क्या क्या हेडलाइंस है, क्या क्या न्यूज़ है, वो देखते हैं। आज भी काफ़ी तरह की न्यूज़ है, इकोनॉमी की और जियो पॉलिटिक्स की, पॉलिटी की, ये सारी चीज़ें हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताऊंगा, पीडीएफ के लिए आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इसे स्कैन कर लीजिए या फिर ये सर्च कर लीजिए ज्ञानपीठ_CSC। तो डायरेक्टली चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी और अपडेट्स मिल जाएंगे, और जो कुछ पीवाईक्यू जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं वो मैं वहाँ पोस्ट कर देता हूँ, वो देख लीजिएगा। अब देखते हैं आज क्या क्या हेडलाइंस है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जियो पॉलिटिक्स से। जियो पॉलिटिक्स में वही, रूस से तेल आयात पर भारत की दुविधा, जैसे हमने कल बात की थी ना, मैं इससे बोल रहा हूँ कि आप अगर चीज़ों को डेली फॉलो करते रहेंगे तो काफ़ी चीज़ें खुद में खुद समझ आने लगेगी कि ऐसा क्या चल रहा है। एक बार बस देखने की बात है, फिर समझ आ जाएगी। ये आर्टिकल लेने की क्यों बात है, ये सब तो हमें पता है ना कि अमेरिका भारत पे वो लग रहा है, दबाव डाल रहा है कि आप रूस से तेल आयात पर कम करो, जिसमें हम 500% टैरिफ लगा देंगे। नाटो बोल रहा है चीन चीन भारत और ब्राजील को कि आप ये सब चीज़ें यहाँ पे बताइए कि आप रूस के साथ व्यापार बंद करो, ये सब। तो आज इसमें ये इनका ये सर का आर्टिकल है, इन्होंने क्या बोल रहे हैं, ये भारत के राजदूत रह चुके हैं। तो इन्होंने, इनका क्या आर्गूमेंट है, ये बोल रहे हैं कि भारत को अपने चीज़ों को बंद, मतलब रूस से आयात को नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि जो अमेरिका भी कच्चे तेल पे आयात पे टैरिफ लगा रहा है, यही चीज़ बाद में व्यापार तक पहुंच जाएगी। अभी तो कच्चे तेल पे बोल रहा है कि अभी तुम कच्चे तेल मत मंगाओ, फिर कल को ये बोलेगा कि आप डिफेंस प्रोडक्ट अमेरिका रूस से मत मंगाओ, तो हम ऐसे दबाव सहते जाएंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा दबना पड़ेगा। तो हमें दबाव में नहीं आना चाहिए। पहली बात तो ये जो हमने कल बताई थी, बाकी चीज़ें कल वाली ही है। बस इनका इनका आर्गूमेंट देख लेते हैं। और इन्होंने एक चीज़ बढ़िया बताई है कि जो नाटो कह रहा है कि हम भारत, चीन और ब्राजील पे प्रतिबंध लगा देंगे, तो क्या नाटो अपने सदस्यों पे प्रतिबंध लगाएगा? टर्की भी तो रूस से तेल मंगाता है। यहाँ पे इन्होंने डेटा भी दिया है। ये डेटा भी है कि टर्की भी तो अपने अपने मतलब अपने ऊर्जा संसाधनों के लिए रूस पे निर्भर है। रूस से काफ़ी ज़्यादा वो मंगाता है, तेल मंगाता है, कच्चे तेल मंगाता है और प्राकृतिक गैस मंगाता है। और इन्होंने दिया 7%। यूरोप भी, जो ईयू है ना, ईयू भी 7% का ऊर्जा अपना रूस से अभी भी मंगाता है। तो क्या नाटो अपने सदस्यों पे भी प्रतिबंध लगाएगा, जो भारत पे प्रतिबंध लगाने के लिए कह रहा है? क्या रूस लगाएगा टर्की पे प्रतिबंध? क्या रूस यूरोप पे प्रतिबंध लगाए, वो सॉरी, क्या अमेरिका लगाएगा प्रतिबंध नाटो पर? क्या अमेरिका यूरोप पे प्रतिबंध लगाएगा? भारत पे क्यों प्रतिबंध लगा रहा है? तो इन्होंने बोला दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं है, हमें राष्ट्र हित को सर्वोपरि में रखना चाहिए। तो बात ये थी। ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो यही समरी मिलेगी, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा। और दूसरी बात ये, वही डोनाल्ड ट्रंप का सीमा, बाकी सब वही बात है, 100% 500% लगा देंगे, ये सब चल रहा है। लेकिन इसमें एक बात अच्छी है, इसमें दो बात को जोड़ा गया है। एक है फार्मा उद्योग अपना, जिसमें अपन सबसे ज़्यादा भारत मेडिकल उत्पाद को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ना, बनाता है। इसमें दो बात कही गई, फार्मा उद्योग की बात कही गई और तांबे की, कॉपर। क्या कहते हैं कि अभी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम भारत के फार्मा उद्योग पे भी टैरिफ लगाएंगे और वो तांबे पर भी टैरिफ लगाएंगे। हालांकि एल्युमिनियम वगैरह में टैरिफ तो लगा चुके हैं, यहाँ पे लिखा है इन्होंने, एल्युमिनियम और स्टील में हमारा टैरिफ लगा हुआ है, लेकिन अब तांबे की बारी। तो इन्होंने कहा कि ये चीज़ अभी तो इन्होंने ये भी बताया कि अभी तो ट्रंप की बयानबाजी है, अभी ज़रूरी नहीं कि लगाता है कि नहीं लगाता, अभी तो ये सब ख्याल है। लेकिन अगर लगाता है तो भारत को क्या नुकसान है, वो ये बताए। जो फार्मा उद्योग है, भारत फार्मा उद्योग में खासकर जेनेरिक दवाओं में सबसे बड़ा उत्पादन करता है, सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। तो जेनेरिक दवाओं का भारत 45% अमेरिका में निर्यात करता है, याद रखिएगा। और कुल दवाइयों का 40% अमेरिका में निर्यात करता है। तो ये एक बड़ा मार्केट है भारत के लिए, अमेरिका एक बड़ा मार्केट है दवा उद्योग के लिए खासकर। तो इसमें भारत की इफेक्ट पड़ेगा अगर दवाओं में, फार्मा उद्योग में अमेरिका कुछ टैरिफ लगाता है। और दूसरी बात तांबा के लिए कही गई है, कॉपर के लिए। ये यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये तांबे की बात कही गई है। तांबे के लिए भी कहा है ना कि अमेरिका जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है तांबे के लिए। पहला कौन है? पहला है सऊदी, फिर दूसरा चीन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी। सऊदी को हम 26% अपना तांबा निर्यात करते हैं, चीन को हम 18% तांबा निर्यात करते हैं, और थर्ड में है अमेरिका। अमेरिका को भी हम बड़ी मात्रा में तांबा निर्यात करते हैं। तो अगर अमेरिका तांबे पर भारत में निर्यात ड्यूटी, वो आयात ड्यूटी लगाएगा, टैरिफ लगाएगा, तो फिर भारत को थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो बात वही है। तो इसमें यह भी बात है कि हमें भारत को अमेरिका के साथ डील करना चाहिए, जो अभी काफ़ी समय से चर्चा में चल ही रही है, जो हमने न्यूज़ में देखते ही रहे हैं। तो ये बात है, ये दोनों देख लीजिएगा जियो पॉलिटिक्स के हैं। अब देखते हैं ये एक रिपोर्ट है, विश्व खाद्य संकट रिपोर्ट। बस इसमें डेटा काम के हैं, कुछ चीज़ें अच्छी बताई हैं। डेटा क्या है कि ये याद रखिए कि अभी भी 29 करोड़ लोग आज भी
मतलब अनाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अभी हम कुछ दिन पहले देखे थे कि 1.0 अरब टन खाद्यान्न खराब हो गया था। कुछ दिन पहले देखे थे, जो विश्व खाद्य उत्पादन का 17% था। मतलब एक साइड हम देख रहे हैं कि हमारा 17% खाद्यान्न खराब हो रहा है विश्व में, और दूसरी तरफ 29 करोड़ लोगों को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, जिसमें से 3-3.5 करोड़ लोग बच्चे हैं। मतलब 3.5-4 करोड़ बच्चों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और वहीं 17% खाद्यान्न वेस्ट हो रहा है। हालांकि खाद्यान्न वेस्ट वाली चीजें इसमें नहीं लिखी है, मैं अपने से बता रहा हूँ क्योंकि हमने 2 दिन 3 दिन पहले देखा ये, तो वो उससे जोड़ रहा हूँ। और भी चीज बताइए। और ये आंकड़े जो है ना हर साल बढ़ रहे हैं। 2023 से 24 में लगभग 1 करोड़, यहाँ पे डेटा लिखा है, ये 1.37 करोड़ लोग ज्यादा हो गए। मतलब 2023 में जितने थे उससे 2024 में 1.3 करोड़ ज्यादा लोग हो गए। मतलब खाद्यान्न संकट एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है, और ये विशेष रूप से कौन से देशों में बन रहा है? विशेष रूप से गाजा, माली, सूडान, यमन। और एक चीज इसमें ये भी बताइए, जो विस्थापन होता है ना, जैसे अभी यमन में चल रहा है, जहां जहां वॉर चल रहा है यार, इसराइल में जहां चल रहा है, इसराइल गाजा में कितना विस्थापन हो रहा है, तो विस्थापन की वजह से काफी लोगों को खाद्यान्न संकट हो रहा है, या फिर खाद्यान्न की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने डेटा दिया है कि विस्थापित हुए 12.8 करोड़ लोग, तो 12.8 करोड़ लोग विस्थापित हुए, उनमें से 9.5 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पा रहा। तो ये बड़ा डाटा है। और इसमें ये कौन से देश विशेषकर, वही डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, कोलंबिया, सूडान, ये सारे देश है, कंबोडिया। और ये संकट कुछ हद तक यहाँ पे भी है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण एशिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वही सोमालिया, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती वाला एरिया। तो वो हो गया। इसमें कुछ डेटा है, बाकी ये डेटा मैंने बता दिया। और ये इसके कारण क्या है? महंगाई एक तो हो रही है, जलवायु संकट हो ही रहा है, विस्थापन एक हो गया, ये 3 विशेष कारण इन्होंने दिए हैं। तो ये चीज़ें हैं, बाकी ये बच्चों-वच्चों का डेटा सब हमने दे दिया है। इसे एक बार देख लीजिएगा सरसरी निगाहों से। बाकी ये डेटा ही काम के हैं, और ये मतलब कारण पता होना चाहिए। विस्थापन भी एक मेजर कारण है, और इसका एक वो वाला डायग्राम पता होना चाहिए, 17% फूड वेस्ट हो रहा है। क्योंकि जब क्रिटिकल थिंकिंग करना, मतलब क्रिटिकली एनालाइज करना है ना, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि खाद्यान्न संकट। और इसमें ये भी एक चीज जोड़ूंगा, ये खाद्यान्न संकट तो है, खाद्यान्न पहुंच नहीं पा रहा है, इतने लोग भूखे सो रहे हैं, 29 करोड़ लोग, वो सब ठीक है। इसमें सबसे बड़ी समस्या विस्थापन ये सब नहीं, एक वितरण की समस्या भी दिख रही है। क्योंकि हमने पढ़ा है 17% फूड वेस्ट हो रहा है, तो 17% फूड वेस्ट नहीं होना चाहिए ना, तो वितरण सही से होता तो इन तक खाद्यान्न पहुंचाया जा सकता था ना। तो इसमें ये भी बात आती है कि यूएन जैसे जो यू फाओ है, जो विश्व, और जो जो खाद्यान्न के लिए काम करती हैं संगठन, यूएन की बहुत सारी संगठन, तो वो उनकी भी फेलियर दिख रही है कि खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करवा पा रही हैं। फेलियर तो उनके भी है ना। तो ये बात है। अब देखते हैं, ये पॉलिटी का है। इसे आप कहाँ पे यूज करेंगे? सोशल जस्टिस, सोसाइटी, इकोनॉमी, विभिन्न जगह यूज हो, क्योंकि जब एग्रीकल्चर का आपको कुछ लिखना हो, क्योंकि खाद्यान्न वाला भी मामला है ना, तो ये सब विभिन्न जगह इसके आंकड़े यूज आएंगे। अब ये पॉलिटी का है। पॉलिटी में क्या है? अभी जैसे हम देख रहे हैं, मतलब बहुत सुन रहे हैं कि संसद का सत्र, मानसून सत्र चालू होने वाला है। मानसून सत्र में काफी हंगामा होगा। किस किस चीज को हंगामा होगा? जो ऑपरेशन सिंदूर चला है उसके लिए, कि विपक्ष खलबलाया हुआ है। और जो कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि कि भारत और पाकिस्तान के जो अभी हाल फिलहाल में जो युद्ध चला, या फिर जो भी था संघर्ष था, तो उसमें 5 विमान गिराए गए हैं। तो अब विपक्ष चाह रहा है कि किसके 5 विमान? अमेरिका के राष्ट्रपति में एक चीज़ ये कमी है, जो भी है, उन्होंने बोला कि 5 विमान गिराए गए, लेकिन किस देश से गिराए गए ये तो बताया ही नहीं। तो ये हमारे यहाँ विवाद बना दे रहे हैं विपक्ष वाले, जो भी है। तो इस चीज़ में वार्ता चल रही है, संघर्ष चल रहा है, मतलब कुल मिला के हंगामा चल रहा है। तो इन्होंने ये बोला कि सत्र में हंगामा नहीं होने चाहिए। इन्होंने ये सारी बात, इस चीज़ के लिए पूरी चर्चा कही है। तो देखते हैं, ये लोकतंत्र की बात कही। लोकतंत्र में चर्चा का संगठन है संसद, ये सब तो ठीक है। अपनी पारंपरिक बात जो है, ट्रेडिशनल में जो चला आ रहा है कि संसद में चर्चाएं होनी चाहिए, ये सब तो ठीक है, हमें पता है कार्य संसद के। तो इन्होंने यही पे विपक्ष का भी जागरूक किया है, कि इन्होंने बोला सांसद को हमें सही करने पड़ेंगे, क्योंकि संसद की कार्रवाई। और इन्होंने दूसरी चीज ये बोली कि संसद में जो सत्र हो रहा है वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। मतलब पहले 180, पहले मतलब कितना 120 इस दिन वर्ष में मिला करती थी। इसमें डेटा नहीं लिखे हैं, मैं अपने से बता रहा हूँ, मुझे जहाँ तक याद है। अब ये सत्र बहुत कम होते जा रहे हैं, 30-40 दिन होते जा रहे हैं। बहुत कम सत्र, संसद में सत्र बैठ रहे हैं, बहुत कम लोग चर्चा कर रहे हैं। और जो चर्चा करते भी, इससे अभी 30 दिनों के लिए मानसून सत्र है, तो देखिएगा ये 30 दिनों में कितने दिन सदन स्थगित रहता है। क्यों? क्योंकि हंगामा कर देंगे, तो हंगामा कर देंगे, सदन को स्थगित कर दिया जाएगा लंबे समय तक। पता चले कि 30 दिनों में 15 दिन सदन स्थगित रह गया, 15 दिन बस चर्चा हुई है। तो ये भी बात है। तो इन्होंने ये बोला कि सांसदों को भी सुधारना पड़ेगा, थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा, ये सारी चीजें हैं इसमें।
मतलब सदन को कैसे बढ़ाया जाए ये चीज़ों में सॉरी, बाकी बड़े परेशानी है। सेना के लिए वही सेना पे विश्वास, ये सब सारी चीज़ें हैं। मैं बाकी इसकी चीज़ें बता दी हूँ, उसका कंटेंट क्या है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहा है उसके विषय में संसद हंगामा करेगी, ये सारी चीज़ें हैं। वही चीज़, और ये उपभोक्तावाद, ये अच्छा आर्टिकल है। उपभोक्तावाद को बढ़ावा देता है ऋण, ये हालांकि अपनी उसके लिए तो है, यूपीएससी के लिए। यूपीएससी जो भी एग्जाम दे रहा है पीसीएस, जब उसको इंटरव्यू में वो ये इंटरव्यू में भी काम आएगा, आंसर राइटिंग में तो काम आएगा, ऐसे में भी काम आएगा, और खासकर सबसे इम्पोर्टेंट ये क्यों लगा, पर्सनल लाइफ में काफ़ी काम का आर्टिकल है। अपनी पर्सनल लाइफ हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, उपभोक्ता, ये उपभोक्तावाद दृष्टिकोण में, तो इन्होंने बोला, इन्होंने ये इस आर्टिकल में ये बताया कि ये ठीक है, इन्होंने अपनी एक वो कहावत से शुरू किया है, कहावत से शुरू किया है कि जितनी लंबी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए, ये सब। तो अब चार वाक दर्शन, ये सब कहावत से इन्होंने शुरू किए। तो इनका कुल मिला के बात ये थी, इतने आर्टिकल का बता रहा हूँ, ये आर्टिकल पूरा अलग है, ये वाला उसको अभी बताते हैं, अभी इसकी चर्चा कर रहे हैं। उसको बता इन्होंने बताया कि भारत में जो ऋण व्यवस्था बढ़ रही है, ये ठीक है, इन्होंने माना कि भारत में चलो अब वो साहूकारिता वगैरह थोड़ा कम हो गया है, औपचारिक ऋण बढ़ रहे हैं, जो संगठन या बैंकों की तरह दिए जाते हैं, औपचारिक ऋण बढ़ रहे हैं, ये सब ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला ना कि जो ऋण व्यवस्था बढ़ रही है, तो उसमें से इन्होंने डेटा दिया लगभग 60%, ये लगभग 32% पर्सनल लोन के रूप में लिए जा रहे हैं, पर्सनल लोन के रूप में ये सब, ये और सबसे ज़्यादा लोन लिए जा रहे हैं उपभोक्ता के लिए। मतलब हम पहले क्या होता था, इन्होंने पहले और अभी का तुलना दिया है कि पहले होता था जो लोन लिए जाते थे उससे कैपिटल गुड्स तैयार की जाती कि चलो घर बनवा लिया, या फिर कुछ कर लिया, शादी कर दिया किसी की, या फिर सोना चांदी ले लिया, ये सब वेस्ट किया, ऋण लिया जाता था। और आज के लोग जो ऋण ले रहे हैं, 32% जो ऋण ले रहे हैं पर्सनल गुड्स, वो ज़्यादा उपभोक्ता वाली वस्तुओं को खरीदने में ले रहे हैं। जैसे कोई मोबाइल खरीद लिया, एसी लगवा लिया, ये सारी चीज़ों में लोन ले रहे हैं। तो इन्होंने इस चीज़ का विरोधाभास बताया कि चलो ऋण व्यवस्था बढ़ रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका विरोधाभास क्या है, इससे इससे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है कि भारत में सेविंग कम हो गई है। यहाँ पे डेटा दिए, जो पहले सेविंग 2014-15 में 32% होती थी, वो 2024 में लगभग 18% पे आ गई। सेविंग कम हो रही, सेविंग कम होगी तो क्या होगा, निवेश कम हो जाएगा ना। सेविंग कम होगी तो निवेश कम हो जाएगा, लेकिन इन्होंने बोला अभी निवेश तो कम नहीं हुआ, निवेश नहीं कम हो, सेविंग कम हो रही लेकिन निवेश नहीं कम हुआ, तो क्या बात है कि यहाँ पे वो फिल कर दे रहा है, एफडीआई। एफडीआई आपके मनी मार्केट को मनी सप्लाई बढ़ा दिया, नहीं तो अभी तक ये निवेश चक्र पूरा टूट गया होता, ये बात है। तो एफडीआई का जिक्र म्यूचुअल फंड और ये सब का है। और क्या बता, इसमें क्या बचा, हाँ ये क्रेडिट क्रेडिट कार्ड वाला मामला जो हमने बता दिया, ऋण तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू मिलते हैं, इतना आसान। क्योंकि इन्होंने ये भी बताया कि क्रेडिट कार्ड लेना इतना आसान हो गया आज के समय में कि आपको बैंक तक भी नहीं जाना पड़ता, बैंक खुद ही आपके घर आके क्रेडिट कार्ड दे के जाते हैं, तो ये भी बात है। और ये वही डेटा दिए गए हैं कि कैसे 10 वर्ष पहले कैसे चल रहा था, और यहाँ पे भी वो भूमिका खींची गई है कि कैसे लोगों की सोच में परिवर्तन हो रहा है, मतलब जो आज पहले की पीढ़ी थी और अभी की पीढ़ी में कैसे चेंज हो रहा है। अब तो लोग उपभोक्ता की तरफ मतलब उपभोग की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसमें, ये एक अच्छा आर्टिकल है, इसे पढ़ लीजिएगा। अब ये क्या है, ये पर्यटन उद्योग के बारे में। तो इन्होंने बोला कि पर्यटन उद्योग काफ़ी बढ़ रहा है, भारत का ही बढ़ रहा है, विश्व में भी पर्यटन उद्योग बढ़ रहा है। और इस पर्यटन उद्योग में खासकर भारत में धार्मिक पर्यटन बढ़ रहे हैं। तो कुल पर्यटन होता है उसमें से लगभग 80% तो धार्मिक पर्यटन होते हैं, यहाँ पे डेटा सारे लिखे हुए हैं। नहीं सॉरी, 60 से 70% धार्मिक पर्यटन होते हैं, 80% नहीं, 60 से 70% धार्मिक पर्यटन होते हैं। और पर्यटन उद्योग में एक खासियत इन्होंने बताई कि पर्यटन उद्योग रोजगार बढ़िया देता है, मतलब एक व्यक्ति पर्यटन करने जा रहा है, घूमने जा रहा है, तो कम से कम 6 लोगों को रोजगार मिलेगा उससे, 6 लोगों को। ये अच्छा इन्होंने ये बताया। और ये भी है कि 87% देसी पर्यटन, मतलब भारत में पर्यटन, मतलब अपने देश का पर्यटन उद्योग बढ़ रहा है, मतलब अपने देश में जो कौन जीडीपी बढ़ रही है, 13% ही विदेश पर्यटन बढ़ रहा है, मतलब 13% लोग ही विदेश घूमने जाते हैं, बाकी 87% लोग भारत में ही घूमते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, धार्मिक पर्यटन में भारत इतना विविध देश है कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक विभिन्न सारे धार्मिक पर्यटन है, तो भारत का ही उद्योग बढ़ रहा है। और इन्होंने एक चीज बताई कि पर्यटन उद्योग की कितनी भूमिका है, तो ये है कि 2024 में लगभग 2200 करोड़ के आसपास चल रहा था, यही आंकड़ा 2033 तक 3800 करोड़ होने का अनुमान है। और लगभग 46 लाख करोड़ क्या पर उद्योग में 46, और ये क्यों बढ़ रहा है, एक चीज इन्होंने बढ़िया बात कही कि भारत में मध्यम वर्गीय परिवार बढ़ रहे हैं, मध्यम वर्ग का उदय हो रहा, मतलब
संख्या बढ़ रही है, इस वजह से पर्यटन उद्योग बढ़ रहा है, क्योंकि मध्यम वर्गों के पास क्या होता है कि ना बहुत ज़्यादा पैसा होता है, ना बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, तो इनके पास बीच का है, तो बीच में ये कभी-कभी टूर भी कर लेते हैं, कभी-कभी सब कर लेते हैं, तो मध्यम वर्ग बढ़ रहा है, तो ये टूरिज़्म बढ़ रहा है। ये याद रखना है और ये 1-2 डेटा याद रखना है, काम हो जाएगा। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि रोज़गार का सबसे बड़ा साधन है और इसमें 2 चीज़ है, कौशलीकृत और अकौशलीकृत दोनों रोज़गार मिलते हैं, हमें ये भी याद रखना है। अकौशलीकृत दोनों रोजगार मिल रहे हैं। कोई व्यक्ति मान लीजिए अकौशलीकृत कैसे रोजगार मिले, कोई व्यक्ति रेहड़ी की दुकान लगाया और पर्यटन बढ़ेगा तो आप वहां जाके खाना पीना खाएंगे, ये सब तो दोनों रोजगार बढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें याद रखनी है। और पर्यटन उद्योग का योगदान कितना है, लगभग 2024 में 2200 करोड़, जो 2033 तक कितना हो जाएगा, 3400 करोड़। ये सारे आंकड़े हैं। और 60 से 70% है धार्मिक पर्यटन और 87% पर्यटन हो रहा है देश में ही। अब ये ग्रोथ के बारे में कुछ आंकड़े आए, जैसे कुछ जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आए हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक के आंकड़े, जिसमें भारत की ग्रोथ को 6.7 से घटा के 6.3 कर दिया। ये आंकड़े हैं। अब ये आंकड़े क्या क्यों आ रहे हैं, एक तो अमेरिका का टैरिफ वार समझ ही रहे हैं कि टैरिफ वार में की वजह से कितना दिक्कत हो रही है। ये बात इन्होंने ये एक जिक्र किया, अमेरिका का टैरिफ वार, अमेरिका की मतलब नीतियां दिख रही हैं ग्रोथ में भी हमारे। दूसरी बात इन्होंने भारत का एक बढ़िया चीज ये बताई कि भारत का व्यापार राजस्व घाटा बढ़ रहा है, वो सॉरी राजस्व घाटा कम हो गया, लगभग जीरो के आसपास आ गया। राजकोषीय घाटा भी घट रहा है, लगभग 0.8% के आसपास है जीडीपी का, और ये लगभग 0 पॉइंट समथिंग है, 2-3 ऐसा कुछ है, तो ये लगभग जीरो के आसपास आ गया है। और हमारी महंगाई भी कम हो गई, 2.5% आ गई है, वो 2.41% आ गई, क्या आ गई, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और डब्ल्यूपीआई जो होती है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो तो लगभग माइनस में चल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ। और लेकिन इसमें एक समस्या भी बताई, ये सारी चीजें अच्छी कि चलो ये महंगाई कम हो रही है और मतलब राजकोषीय घाटा राजस्व घाटा कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एफडीआई आ रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, एफडीआई आ रहा है, ये सब ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे बताइए कि भारत का जो आईआईपी होता है ना, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब जो औद्योगिक उत्पादन इंडेक्स होता है, जो उद्योग में कितना उत्पादन हो, वो हमारा घट रहा है, मतलब हमारा उत्पादन कम हो रहा है, उत्पादन। और कुछ कंपनियों का इन्होंने जिक्र किया, उन्होंने बोला है कि हमारा निर्यात कम हो गया, निर्यात कम हो रहा है, निर्यात कम होने का वही कारण टैरिफ हुआ, और दूसरा निर्भरता। ये यहाँ पे इन्होंने बताया कि निर्यात कम हो रहा है, कुछ कंपनियों से इन्होंने डेटा लिया है, यहाँ पे कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर का निर्यात कम हो रहा है, निर्यात की अहम भूमिका थी, निर्यात कम हो रहा है, और जिससे औद्योगिक उत्पादन कम हो रहा है। दूसरी चीज अभी हमने ऊपर बताई है ना कि सेविंग सेविंग भी भारत की कम हो रही है, सेविंग कम होने का इफेक्ट पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आंकड़े पता चले हैं कि सेविंग कम हो रही है, इसमें पढ़ा है ना, एक सेकंड कहाँ गया वो, ये इसमें हमने बताया ना कि 32 से 18% के आसपास हो गई सेविंग, ये यहाँ पर था, ये 32 से 18% हो गई सेविंग, तो सेविंग कम होने का इफेक्ट पड़ेगा। तो ये यहाँ पे ग्रोथ का भी दिख रहा है, इसमें 2-3 फैक्टर है, निर्यात का फैक्टर है और हमारा उत्पादन कम होने का भी वजह भी निर्यात है, और कुछ चीज़ें भारत के पक्ष में भी है, तो ये सही है। इसको एक बार देख लीजिएगा, बाकी तो ठीक ही है। मेन मेन चीज़ें वही बात है, और बता ही दिया है कि जो अब जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसका इफेक्ट तो दिखना ही है, हर जगह हर व्यापार में दिखना है और हर देश को दिखना है। भले कहता है अमेरिका की भारत चीन और ब्राजील पे लगाएंगे या फिर उभरते हुए राष्ट्र में लगाएंगे, अगर भारत का व्यापार महंगा होगा तो स्वाभाविक सी बात है विभिन्न देशों पे फर्क पड़ेगा ना। और जो जैसे कच्चा तेल के लिए बोल रहे हैं, तो अगर कच्चा तेल भारत रूस से नहीं खरीदेगा या फिर कच्चा तेल तो फिर कच्चा तेल महंगा होगा, कच्चा तेल महंगा तो पूरा साइकिल होता है ना, कच्चा तेल महंगा हुआ तो फिर तो सब महंगा हो गया, ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज से तो सब चीज़ महंगा हो जाता है, महंगाई बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ये बात थी। अब इसको देखते हैं, ये हिस्ट्री का है यार, हिस्ट्री में एनिसेंट हिस्ट्री का बेसिकली, एनिसेंट हिस्ट्री का क्यों आर्टिकल है, अभी कुछ समय में खुदाई हो रही है तो उसमें पूरा पूरा अवशेष कुछ निकले, कहाँ कहाँ पे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तिलवाड़ा साकिन, ये नाम याद रखिएगा यार, तिलवाड़ा साकिन, क्योंकि ये नाम पूछ सकता है प्रीलिम्स में, साकिन। और हरियाणा में टोपरा टोपरा कला, हरियाणा में टोपरा कला की खोज हुई है। और राजस्थान में बहज, बहज में, राजस्थान राजस्थान में बहज, ये 2-3 नाम इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, यहाँ पे लिखे हुए हैं सब। तो क्या क्या खोज हुई है,
जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खोज हुई है उसमें ये ताम्र संस्कृति के बारे में जिक्र किया गया। ताम्र संस्कृति में यहाँ पे बताया कि पहले दाह संस्कार, बर्तन संस्कार, मतलब दाह संस्कार, बर्तन वगैरह के प्रमाण मिले हैं, मतलब भांड, तांबे के बर्तन ये सब मिले हैं। ये बात है। और एक चीज ये याद रखिए, साकिन में भी एक गांव है, सनौली, सनौली में स्पेशलिस्ट। तो ये डेटा है कुछ, ये चीज मिली। और राजस्थान का ये, और यहाँ पे लिखा है हरियाणा का। हरियाणा में क्या मिला है, 28 बुद्ध स्तूपों की जानकारी घोषणा की गई है। 28 बुद्ध स्तूप निर्मित किए गए जो टोपरा कला में है। ऐतिहासिक गांव टोपरा कला, भगवान बुद्ध के स्तूप मिले। टोपरा कला याद रखना है, राजस्थान से जुड़ी हुई है। तो राजस्थान से जुड़ी हुई है। इसमें बौद्ध स्तूपों की संरचना में बौद्ध स्तूप ये लिखा है। एक सेकंड। टोपरा कला से भगवान बुद्ध के स्तूप निर्माण के साथ होगी। मतलब ये टोपरा कला है वो बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, इतना तो विशेष रूप से याद रखना। बाकी ये रिसर्चर हैं जो हैं। और ये राजस्थान का है, राजस्थान के डींग जिले में बहज गांव में। राजस्थान में डींग जिला बहज गांव में पुरानी सभ्यता का शोध से मिला है। सरस्वती नदी के जोड़ कर देखा गया, बाकी सब वही है। इसको एक बार देख लीजिएगा, ये एनिसेंट हिस्ट्री के हैं, कुछ जो अवशेष मिले हैं उसके ऊपर है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। आज इतनी ही थी। देख लेते हैं एक बार। इकोनॉमी भी हो गया, ये भी हो गया। ये एक बार पढ़ना ज़रूरी है। ये थोड़ा पर्सनल अपना फाइनेंशियल जागरूकता देंगे कि लोन हमें, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग इसी जीवन में जी रहे हैं ना जो इन्होंने बताया। तो इसे देख लेंगे तो थोड़ा आइडिया मिलेगी पर्सनल लाइफ को सही करने का। ये हो गया ये हमने देख लिया। चलिए कंप्लीट ही हो गया। टेलीग्राम की आईडी है, अगर पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं इसे, ज्ञानपीठ अंडरस्कोर सीएसई सर्च करके। तो ठीक है यार, थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अगर चीज़ें पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।